प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, प्रीति के पुष्प के 27 एपिसोड पूरे हो चुके, आज 28वां एपिसोड है। एक एक रहस्य से पर्दा उठता चला जा रहा है और महाराज के मन में एक तरह से ये आने लगा कि सचमुच में क्या ये मेरे ही पुत्र है या फिर चतुरा की कोई चाल है मेरा समस्त राज्य हड़प करने के लिए। मानव स्वभाव है तरह तरह के विचारों को मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होने का, पर दूसरी तरफ उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनका स्नेह वो भी तो छुपा हुआ नहीं था। किस तरह से वे राजपाट का समस्त कार्य फटाफट समाप्त करके इन तीनों से मिलने के लिए आते थे, इस बात की भी उनको जानी थी। फिर ऐसे कैसे संभव है? ये अनहोनी कैसे हो गई? और मेरे जैसा राजा जो प्रजा का भी इतना ख्याल रखता है, अपने स्वयं का और अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सका। उस समय में मेरे मन मस्तिष्क के अंदर ऐसे विचार ही क्यों आए? क्यों मैं उनके कथनानुसार सबको मैंने हटा दिया और उन्हीं को प्रसव के लिए तैयार कर लिया? राजा विक्रम सिंह एक सेकंड के लिए भी अपने अतीत को विस्मृत नहीं कर पा रहे थे। वारंवार उनके आंखों के सामने चलचित्र के भांति वही सब कुछ दृष्टिगोचर होने लगा था। बेसब्री से चतुरा का प्रतीक्षा कर रहे थे वे कि कब आए और कब मैं इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली उस दासी के मुंह से सुनूं कि वस्तु स्थिति क्या है। इधर अशोक, आलोक और अलका आश्चर्यचकित थे, सोचने लगे कि सचमुच में हम इतने भाग्यशाली हैं कि महाराज विक्रम सिंह की संतति है। उन्हें एक एक करके याद आने लगा देवपुर के अंदर किस तरह से आचार्य, जिन्होंने कि अपने बड़े भाई और मझले भाई अशोक और आलोक को उनकी सहायता से बचाया था, पर उनके मन में भी आया था और राजा के मन में भी आया था, जो कि देवपुर नरेश थे। आचार्य विद्यासागर ने भी पहली बार तो यही पूछा था कि मालीपुत्र तो नहीं लगते हैं। यही बात वहां पर भी चर्चा का विषय बन चुकी थी कि ये राजकुमार है, कहीं से भी मालीपुत्र नहीं लगते हैं। और इसी शंका के कारण, इसी संदेह के कारण उनको वहां पर बंदी बना लिया गया था। वे सोचने लगे कि सचमुच में हमें वे भी राजकुमार ही समझते थे। यह सब सोचते सोचते उनके मन में आने लगा, चतुरा का कितना बड़ा त्याग है हमारे को उच्च शिक्षा दिलाने के पीछे। इसने राजकीय नौकरी भी छोड़ दी, राजकीय दासी थी, पर हमारे जीवन को समुत्कर्ष करने के लिए, हमारे जीवन का निर्माण करने के लिए इन्होंने हमारे पिता, जो कि जिन्होंने हमें जीवन दान दिया, घास फूस से उठाकर अपने कुटिया के अंदर लाए, उन्होंने एक पिता की भांति हमें प्यार किया। उनके घर पे आकर हमारा जीवन संवारने का काम मौसी ने किया है। आदर से उनके हृदय के अंदर चतुरा के प्रति आत्मीय भाव जागृत हो गए। इधर चतुरा उसी दासी के पास पहुंचती है जो कि कंचना की दासी थी। उसने कहा कि देखो, वैसे तो हम हर 5-6 दिन में मिलते ही थे, पर जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें
राजा की अंतरंग दासी बना दूंगी। और मैं आज अपना वचन पूरा करने के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। महाराज विक्रम सिंह हमारे उद्यान के अंदर कई बार आते हैं और आजकल तो रोज ही आते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में उनसे पूरी बात कर ली है और तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर मैंने उनसे कही है कि किस तरह से कंचना ने और रसीली ने तुमसे मृत शिशु को मंगाया था तुम्हारे भलाई के लिए। यह बात मैंने जरूर उनको कही है ताकि उनके मन में तुम्हारे प्रति सहानुभूति भी जगे और तुम्हारी हित की अभिलाषा जो है उनके लिए छुपी हुई कि नहीं, हमारे को एक उत्तराधिकारी चाहिए, हमारे राज्य को एक राजा चाहिए। यही भावना से तुम वो सब कुछ लेके आई थी। उसके पीछे क्या कारण है तुम नहीं जानती थी। हाँ, मैं नहीं जानती थी। तुम्हारे मन में पैसे का लोभ था, वो सब कुछ, पर यह सबसे बड़ी बात थी। इस तरह से चतुरा ने उसके मन मस्तिष्क के अंदर बात भर दी। तो तुम्हें बताना होगा राजा को जो भी वस्तु स्थिति हुई है, बस उसके बाद में तुम्हारी ड्यूटी हमेशा हमेशा के लिए राजा के वहां पर लग जाएगी, राज दरबार में लग जाएगी। उसने कहा कि देखो सहेली, मैं तुम्हारे पर बहुत विश्वास करती हूँ और अब तक मैं तुम्हारा स्वभाव भी जान चुकी हूँ। तुम मेरा कभी भी अहित या अनिष्ट नहीं करोगी, पर कहीं कुछ हो गया तो मन में एक शंका है। चतुरा ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और तुम तो जानती हो मैं महाराज की अंतरंग दासी ही हूं। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं आज मेरे उद्यान में तुमको बुलाने के लिए आई हूं, क्योंकि राजा स्वयं वहां पर बैठे हैं। चतुरा की बात सुनकर यह चलने के लिए समुद्यत हो गई, पर मन में तरह तरह की शंका इसके उद्भूत होती रही थी। ज्यादा समय नहीं लगा इनको प्रतीक्षा करने का, पर एक एक सेकंड एक एक युग की तरह व्यतीत हो रहा था। जैसे ही दूर से देखा कि चतुरा के साथ एक दासी आ रही है, सब संभल के बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि भागकर आए और पूछे क्या हुआ। वे आए द्रुत गति से और राजा का अभिवादन करके वो दासी खड़ी हो गई। महाराज ने कहा कि बताओ क्या हुआ था। आज से 12 वर्ष पूर्व दासी ने, जैसे कि चतुरा ने उसे सब कुछ कह दिया था, दासी ने कहा कि अन्नदाता माफ कीजिए, मैंने तो हमारे राजवंश का उत्तराधिकारी मिले इसलिए चतुरा के कहने से मैं आपके पास आई हूं और जो कुछ वस्तु स्थिति है वो आज जैसा है वैसा ही बताऊंगी। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं और तुम्हें अभयदान भी देता हूं, पर याद रखना यदि इसमें किंचित मात्र भी झूठ तुमने कहा तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा तुम्हारा। अन्नदाता, चाहे आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, पर जो कुछ है, जो कुछ मुझे कहा गया वही मैं आपके सामने रखूंगी। बताओ। आज से 12 वर्ष पूर्व कंचना और रसीली दोनों कंचना के भवन में बैठी हुई थी। मैं कंचना की ही दासी हूं। उन्होंने मुझे कहा, मैं उनके यहाँ साफ सफाई का कार्य करती हूँ, कि देखो हमारी रानी जो हमारी सहेली है प्रीति, बेचारी 2 बार उसने मृत बच्चों को जन्म दिया और तुम तो जानती हो पुरोहित जी जो रसीली के पति हैं वे अनेक विद्याओं के जानकार हैं। मंत्र तंत्र विद्याओं से वे कई सिद्धियां प्राप्त कर चुकी है। तो उनका मन है कि कोई एक मृत बच्चा लाया जाए उसी समय जिस समय रानी प्रसव करेगी, तो उसके ऊपर कुछ मांत्रिक एवं तांत्रिक क्रिया करके उस बच्चे को तो बचा लिया जाएगा। और उसने ये भी कहा कि हम किसी को मार नहीं सकते, इसलिए मृत शिशु को लाया जाए। तो उस दिन मुझे कन्या मिली थी और मैं कन्या लेकर आई। वस्तु स्थिति पूरा अथ से इति तक जैसा था उस दासी ने वैसा ही कह दिया। चतुरा ने कहा कि महाराज
अब तो आपको विश्वास हो गया ना? महाराज ने कहा, चतुरा, सचमुच में तुम चतुर हो। तुमने आज मेरे बच्चों को लौटा दिया है। मेरी गलती जो हुई है, मैं तो माफी मांगने योग्य भी नहीं हूं। किस मुंह से अब मैं प्रीति के पास जाऊंगा? राजा के आंखों से भी अश्रु निकल गए। हर्षाश्रु थे, एक खुशी थी, कोई बात नहीं, इतने वर्षों के बाद ही सही मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल गया। चतुरा भी रो रही थी और इन दोनों को रोते हुए देख के तीनों बच्चे भी रोने लगे थे और साथ साथ एक दासी भी रोने लगी थी। पर जब दासी को पता चला इनके षड्यंत्र का, कि किस तरह से इन्होंने कुत्ता और बिल्ली रखा था, और जब चतुरा से पता चला कि तीनों तो राजा के ही पुत्र है, चतुरा के प्रति उस दासी का भी सम्मान बढ़ गया। उसने कहा, अब चाहे मुझे ये दोनों कंचन और रसीली मौत के घाट भी उतार दे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि यदि ये बात कहीं निकली बाहर मुंह से तो तेरे घर के साथ साथ सबका सर्वनाश कर दूंगी। ये बात उसे स्मृति पटल पर आ गई, पर उसने कहा कि महाराज, उन्होंने मुझे तो ऐसा भी कहा था, पर अब मैं नहीं डरूंगी। इतना अच्छा काम हुआ है और आपको बताने से मेरा बोझ हल्का हो गया है। अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। अरे तुझे कौन मारेगा? तुझे कोई नहीं मारेगा। मैं अभय का वरदान दे चुका हूं तुझे, वचन दे चुका हूं तुझे। बस अब मेरे साथ चलो। सभी राजभवन में जाने के लिए तैयार हो गए तो चतुरा रुक गई। महाराज विक्रम सिंह ने कहा, तुम क्यों रुक गई? कि महाराज, उद्यान को कौन संभालेगा? अरे चतुरा, उद्यान की चिंता मत करो, ये राजकुमार और राजकुमारी का भी निजी उद्यान रहेगा। मैं इसकी साल संभाल के लिए सैनिकों को अभी तुरंत भेज देता हूं। तुम चलो, अभी हमें रानी की भी सूद लेनी है, उसकी क्या हालत हुई होंगी। दोस्तों, अब किस तरह से महाराज विक्रम सिंह अपनी पत्नी प्रीति के पास जाते हैं, पश्चाताप के आंसुओं से उसके चरणों का प्रक्षालन करते हैं। दोस्तों, जो गलती हो गई है ना, उसके लिए अंतर हृदय से किया हुआ पश्चाताप उन समस्त कलिमलों को धोने में सक्षम होता है। तो यदि किसी से गलती हो गई है, अनजाने में ही सही, माफी मांग लीजिएगा। क्षमा बड़न को चाहिए। क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमारे आत्मा में जो कलिमलता छा गई है, कलुषता छा गई है, उसको धोने के अंदर सक्षम है। आगे सुनने के बाद ही पता चलेगा प्रीति की जिंदगी के अंदर अब फिर से जो कभी नहीं खत्म होने वाले ऐसे खुशियों के पल की शुरुआत हो जाती है। अब इन दोनों का क्या होगा, ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं फिर कल इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। और हाँ, अब सिर्फ उपसंहार बाकी रह गया है इस कहानी का। कहानी अच्छी लग रही है तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।